काले छोले गोरे भटूरे। रोशनी बहुत ही समझदार और सीधी सादी लड़की थी जो कि गांव के बाजार के अंदर काले छोले गोल भटूरे का ठेला लगाया करती थी। उसके पास छोले भटूरे खाने के लिए बहुत लोग आया करते थे। ऐसे एक दिन रोशनी बाजार में खड़े होकर आवाज लगा रही होती है, आओ छोले भटूरे खाओ, काले छोले गोरे भटूरे खाओ। ऐसे काले छोले कहीं नहीं खाए होंगे और ऐसे गोरे भटूरे कभी आपने देखे नहीं होंगे। आओ आओ काले छोले गोरे भटूरे खाओ। रोशनी को देखकर कई सारे ग्राहक अब वहाँ पर आने लगते हैं और जैसे ही एक मनोज नाम के आदमी ने रोशनी के छोले भटूरे खाए तो कहने लगा, क्या बात है रोशनी बहन, तुम्हारे छोले भटूरे तो सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे छोले इतने काले और भटूरे इतने गोरे आखिर हैं कैसे। मनोज की बात सुनकर रोशनी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई साहब, दरअसल जब मैं ये छोले उबालती हूँ तो उसमें चाय पत्ती डाल देती हूँ जिससे छोले का रंग काला हो जाता है। और रही भटूरे की बात, तो मैं इसमें कई तरह का आटा मिलाती हूँ। मैदे की मात्रा ज्यादा होती है तो ये सफेद रंग के बनते हैं। रोशनी ये बात बोली रही थी कि वहीं पास में खड़ी हुई एक औरत ने ये सुनकर उसकी तारीफ में कहा, सच में रोशनी बहन, तुम बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती हो। ओहो, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ जाता है। लगता है तुम्हारे छोले भटूरे बनाने का अंदाज ही तुम्हें फेमस कर रहा है। इस तरह सब लोग रोशनी के छोले भटूरे की ऐसे ही तारीफ कर रहे होते हैं। तो वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ किशन ये सारी बातें सुनकर चल रहा था और वो अपने ठेले पर खड़ा हुआ खुद से बड़बड़ा, आखिर ये रोशनी ऐसा भी कौन सा जादू करती है अपने छोले भटूरों में जो इसके ठेले पर इतनी भीड़ लगी रहती है। अरे काले छोले और गोरे भटूरे तो बनाती है, अब इन लोगों को मैं अपना असली करिश्मा दिखाऊंगा और गोरे छोले काले भटूरे बनाऊंगा। किशन मन में बोलकर एक अजीब सी मुस्कान देता है, मानो जैसे उसके अंदर एक अजीब सा घमंड आ गया हो। उसे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़ा कहीं का मास्टर शेफ है। अब क्या था, किशन ने चाय पत्ती को उबाला और इसके पानी से मैदा लगाया और उसके बाद उसे तेल में तलने लगा जिससे भटूरे का रंग काला हो गया। अब बनेंगे ना किशन के स्पेशल काले भटूरे और गोरे छोले, लेकिन अब इन छोलों को गोरा कैसे करूं? किशन ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर पास में पड़े हुए मैदे के घोल पर जाती है और अब किशन सारे छोले मैदे के घोल में डुबो देता है जिससे छोले का रंग सफेद हो जाता है। अब किशन उसे बनाता है तो छोलों का रंग सफेद हो जाता है, जिसे देखकर किशन खुश होते हुए बोला, अब आएगा ना मजा, लोगों को खाने को मिलेंगे किशन के स्पेशल काले भटूरे और गोरे छोले। किशन की आवाज सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। उन्हें पहले तो यकीन नहीं आता, जिसके बाद कुछ ही देर में किशन के ठेले पर सारी भीड़ चली जाती है। लेकिन जैसे ही एक बुढ़िया उसके छोले भटूरे खाती है तो कहती है, अरे नालायक, ये क्या बना कर रख दिया है। ये भटूरे इतने काले हैं और इनमें से इतना कड़वा स्वाद आ रहा है। और ये छोले, इन पर मैदा चढ़ाकर तूने इन्हें सख्त कर दिया है। मेरे दांत टूट गए तो तू मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा क्या? अम्मा जी माफ करना, मैं तो बस आप लोगों को कुछ अलग खिलाना चाहता था, मुझसे गलती हो गई। अरे जो तू पहले से बनाकर लोगों को खिला रहा है वो तो ठीक से बनाना सीख जा, बाद में कुछ नया ट्राई करना। वो बुढ़िया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद किशन के ठेले पर आए हुए आधे ग्राहक जिन्होंने अभी छोले भटूरे खरीदे भी नहीं थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर किशन को बहुत बुरा लगता है। तो वहीं रोशनी का ठेला अच्छा खासा चला करता। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन रोशनी अपने ठेले पर गंदे बर्तन मांज रही थी और तभी किशन ने सोचा, अगर मैं किसी भी तरह इस रोशनी के छोले भटूरों को खराब साबित करवा दूं, तो अपने आप ही सब लोग मेरे पास छोले भटूरे खाने आएंगे, भले ही मैं जितने भी बुरे छोले भटूरे बनाऊं। किशन ये सोचता है और उसके बाद रोशनी के ठेले पर जाता है और वो रोशनी को बर्तन साफ करते देखकर कहता है, क्या बात है रोशनी बहन, तुम्हारी तो कमाई भी बहुत अच्छी होती है, फिर तुम खुद सारा काम क्यों करती हो? अरे तुम्हें तो अपने पास किसी को नौकरी पर रख लेना चाहिए। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने काम को दिल से करती हूँ और मेरा काम मेरी पूजा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा काम खुद करूँ और अपनी जिम्मेदारी किसी और को ना दूँ। यही तो गलती करती हो ना तुम बहन। अगर मेरे पास इतने ग्राहक आते हैं तो अब तक तो मैं दुकान डाल लेता। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा भी सपना है कि छोले भटूरे की एक दुकान डालो। भाई साहब, किसका सपना नहीं होता है अपने खुद की दुकान डालने का, लेकिन फिर भी अभी तक ये सपना पूरा नहीं हुआ मेरा। बुरा मत मानना बहन, पर एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था भोला, उसका भी सपना था खुद की दुकान डालने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो सारा दिन अपने ठेले पर गधा मजदूरी करता था
और उसे व्यापार के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता था। बाकी बहन जी आप खुद समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ। किशन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रोशनी को भी अब एहसास होने लगता है कि उसका काम सच में बहुत अच्छा चल रहा है और उसे अपने काम पर नौकर रख लेना चाहिए। और किशन इसी बात का फायदा उठाता है और अपने दूर के साले मनीष को उसके ठेले पर काम पर लगवा देता है। एक दिन जब रोशनी देरी से ठेके पर आती है तो मनीष छोले भटूरे बना चुका था। क्या बात है मनीष, तुमने तो मेरे आने से पहले ही छोले भटूरे बनाकर तैयार कर दिए। मुझे तो लगा था तुम्हें समय लगेगा। नहीं दीदी, जीजा जी ने बोला है आपका और आपके ठेले का अच्छे से ख्याल रखना है। जीजा जी के खुद के छोले भटूरे तो बहुत बुरे होते हैं, लेकिन आपका सफेद भटूरा और काले छोले बहुत बढ़िया हैं, तो आपका ख्याल तो रखना ही है मुझे। तेरी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम मेरे काम को अपना काम समझते हो। खैर इन सबको छोड़ो, अगर छोले भटूरे बन जाए और बिकने के बाद जो कुछ भी बचता है वो तो अपने घर वालों के लिए ले जाना। बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं क्या सोचूंगी। मनीष भी ये बात सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि रोशनी सच में बहुत अच्छी थी और उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन तभी एक दिन जब रोशनी को बुखार था तो रोशनी ठेले पर नहीं आती। मनीष ठेले पर बहुत प्यार से सब कुछ संभाल रहा था। तभी उसके ठेले पर किशन आया और कहने लगा, ये सब क्या है मनीष? तुझे या मैंने रोशनी के काम पर 4 चांद लगाने के लिए नहीं भेजा है, उसके काम को तबाह करने के लिए भेजा है। जीजा जी, दीदी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ बुरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और वो मेरी तो तनख्वाह भी बढ़ाने वाली हैं। मैंने तुझ पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तू इस लायक नहीं था जिस लायक मैंने तुझे समझा। जीजा जी ऐसा मत कहो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप दीदी से इतना जलते क्यों हैं। अरे वो बहुत अच्छी हैं, एक बार उन्हें समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ नहीं समझना, तू ही समझ अपनी दीदी को। और जिस काम के लिए तुझे यहाँ भेजा है ना, वो काम जल्दी करो और निकल। जीजा जी मैं दीदी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, और हाँ अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं दीदी को भी बता दूंगा कि जिन किशन को वो अपना भाई समझती हैं वो उन्हें और उनके काम को बंद करवाना चाहते हैं। किशन ये बात सुनकर चिढ़ जाता है क्योंकि अगर मनीष ये बात रोशनी को बता देता तो रोशनी गांव वालों को बता देती और किशन का ठेला गांव से हट जाता। इसलिए किशन मनीष पर झूठा नाम लगाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, आओ भाई लोग यहाँ देखो, ये मनीष रोशनी के ठेले के पैसे चुरा रहा है। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। अब गांव वाले वहां पर जमा हो जाते हैं और मनीष को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की रिंकी, जो कि अक्सर ही रोशनी के ठेले से छोले भटूरे खाया करती थी, वो ये सब कुछ होते देखकर रोशनी के घर जाती है और बीमार रोशनी से कहती है, रोशनी दीदी जल्दी चलिए, मनीष भैया को गांव के लोग मार रहे हैं और किशन काका ने उन पर चोरी का इल्जाम भी लगाया है। रोशनी ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो किसी तरह बुखार की हालत में उठकर और गांव वालों को रोककर कहती है, आप सब लोगों को इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे मनीष पर पूरा विश्वास है, उसने कोई चोरी नहीं की है। किशन झूठ बोल रहा है। भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और चोर को पकड़ रहा हूँ, और तुम कह रही हो कि उसने कोई चोरी नहीं की। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं सारे पैसे डब्बे से निकाल कर कल ही ले गई थी और अभी सुबह के सिर्फ 12 बजे हैं। इस समय तक तो मेरे छोले और भटूरे सिर्फ तैयार होते हैं, तो उस हिसाब से कोई ग्राहक आया ही नहीं होगा, तो मनीष चोरी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद सबको पता चलता है कि ये सब किया कराया किशन का था। अब मनीष भी सभी गांव वालों के आगे किशन की काली करतूत बता देता है, तो वहीं मनीष को रोशनी अब अपने सगे भाई की तरह मानने लगती है और अपने काले छोले और गोरे भटूरे की रेसिपी, जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी, वो मनीष को बता देती है, जिससे मनीष भी अब अपना एक अलग से ठेला खोल लेता है और वो भी वहाँ पर काले छोले और गोरे भटूरे ही बेचता। वहीं किशन का ठेला अब गांव में बंद हो जाता है, क्योंकि अब उसके लालच की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और वो भी कमाई करने शहर चला जाता। एक बहुत ही सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही घर था, जिस घर में गजोधर, अहिल्याबाई और उसकी एक बेटी ममता रहती थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक एक चम्मच उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। ममता अपने कमरे से निकलकर डरते हुए बाहर गई तो किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू बार बार डर क्यों जाती है? एक छोटा सा चम्मच ही तो गिरा है, उसी की आवाज आई होगी। माँ, अपना घर इतने ज्यादा सन्नाटे में है कि अगर हल्की सुई तक गिरती है तो उसकी आवाज भी सुनाई देती है। मैं हर बार डर जाती हूँ। तभी अचानक माचिस जलने की आवाज आई। हे राम, ये क्या हुआ?
लगता है आग लग गई। वो दोनों डरते हुए बाहर गए तो देखा कि हॉल में उनके पिताजी बैठे थे और उन्होंने सिगरेट जलाई थी। क्या हुआ? पापा, माचिस थोड़ा धीरे जलाया करो। इतनी तेज आवाज आई कि हमें लगा कहीं आग लग गई। तुम दोनों माँ बेटी बहुत डरपोक हो। कहीं कदमों की आवाज सुनकर डर जाती हो तो कहीं सांस लेने की आवाज सुनकर। पापा, इतनी सन्नाटे जगह में घर बनाने की क्या जरूरत थी आपको? अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, क्योंकि कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ममता अपने पिता के मुंह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पिताजी, आपकी जो भी पसंद होगी मैं वहां शादी कर लूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, उनका परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। ऊपर से घर में इतना सन्नाटा रहता है कि मुझे जरा सी आवाज सुनकर डर लग जाता है। अब बेटे चिंता मत कर, कल जो परिवार आ रहा है उनका परिवार बहुत बड़ा है। तू सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार है उनका। ये सुनकर ममता खुश हो गई। ममता चाय लेकर आई और इतना बड़ा परिवार देखकर वो बहुत खुश हो गई। पहली बार उसे अपने ही घर में डर नहीं लग रहा था। लड़के शेखर की शादी ममता के साथ तय हो गई, लेकिन उनके जाते ही सन्नाटा एक बार फिर से छा गया। माँ, पिताजी, इन सब के जाते ही सन्नाटा कितना ज्यादा हो गया ना। मुझे तो अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही है। कुछ ही महीनों बाद शेखर की शादी ममता के साथ हो गई। शेखर, जब आप मुझे देखने आए थे तो सिर्फ 50 लोग थे। हाँ ममता, दरअसल बात यह है कि बड़े पापा का परिवार और छोटे पापा का परिवार अमेरिका में फंसा हुआ है। किसी वजह से वो शादी में नहीं आ पाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो 200 से ज्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ। ये सब सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बहू, तुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? हाँ सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं। और आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारे घर में सभी लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को भी नहीं आता। हर महीने मुझे बाहर से छोले भटूरे मंगाने पड़ते हैं। जल्दी से हम सबके लिए छोले भटूरे बना दे। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप परेशान मत होइए, बस छोले भटूरे का इंतजार करिए। जीती रहो बहू, तुम्हें पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। देख रही हो दीदी, हमारी नई देवरानी साहिबा को लग रहा है कि सासू माँ इसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि ये हमारे चक्रव्यूह में फंस गई है। तूने बिल्कुल सही कहा माया। भटूरे बनाते बनाते कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाएगी, तब पता चलेगा इसे। पूरे परिवार के लिए ममता ने छोले भटूरे बनाए। सबके लिए 2-3 भटूरे भी अगर वो बनाती है तब भी लगभग 1000 तो हो ही जाएंगे। सासू माँ, छोले भटूरे तैयार हैं, आप सब लोग बैठ जाइए, हम लोग अभी लेकर आते हैं। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, तभी वहां पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, क्या कहा आपने? हम लोग लेकर आते हैं। आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए सबको खाना तो अकेले ही परोसेगी। ये इस घर का नियम है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों के साथ रहने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ममता ने खुशी खुशी सभी को खाना परोस दिया। पूरे परिवार को छोले भटूरे बहुत पसंद आए। ममता, तेरे हाथ में तो जादू है। आज के बाद इस घर में छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान। बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत आगे है ही, लेकिन लंबी लंबी फेंकने में भी बहुत आगे है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से ही बहुत छोटे परिवार में रह रही हूँ। यहाँ तक कि हमारे गांव में सिर्फ अकेला ही गांव है। आप लोगों ने देखा ही है। इतने बड़े परिवार की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके परिवार को भटूरे बनाने वाली बहू के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी। उनका परिवार सुबह शाम ममता से सिर्फ छोले भटूरे ही बनवाते थे, बाकी कोई काम नहीं करने देते थे। अरे ममता बेटा, आज हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं उन सभी को तेरे हाथ के छोले भटूरे खिलाना चाहती हूँ। कई महीने बीत चुके थे, इसीलिए अब ममता छोले भटूरे बनाने का नाम सुनते ही डर जाती थी, लेकिन काम तो उसे करना ही था। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए बनाने हैं? 400-500 लोगों के लिए बना दे। ये सुनकर ममता घबरा गई। कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा परिवार आखिर बना कैसे होगा। ये परिवार है या इंसान पैदा करने की मशीन? खैर, ममता रसोई घर में चली गई, सभी के लिए छोले भटूरे बनाने लगी। मुझे ही बड़े परिवार में जाना था, लेकिन इतने बड़े परिवार में भेज दिया तूने भगवान। शाहरुख खान ने सही कहा था,
कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अब जब पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही थी तो इतना बड़ा परिवार तो मिलना ही था। कम से कम 2000 भटूरे बनाते बनाते उसकी सांस फूल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। आपकी पत्नी किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी? आप तो मुझे जानते हैं ना। दरअसल इसकी पूरी बॉडी के अंदर तेल और मसाले के तत्व चिपक चुके हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो 5 घंटे से भी ज्यादा रसोई घर में बिताते हैं। सही टाइम पर ले आए आप, वरना इनकी तो दिल की धड़कनें तक रुक चुकी थी। डॉक्टर साहब ने उसे कम से कम 15 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। छोले भटूरे के लालच में हम लोगों ने बहू के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। बेचारी मरते मरते बची है। तुम सब उसकी मदद नहीं करती थी क्या रसोई घर में? माँ जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ मसाले बनाकर दे सकते हैं, बाकी सारा काम तो उसे ही करना पड़ता था ना। आपने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि वो बेचारी ना भी नहीं कह पाई। 15 दिन बाद शेखर उसे घर ले आया। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मैं कई दिनों से ममता की हालत देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था, वरना आप लोग मुझे बेबी का गुलाम कहने लगते। लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने लगभग 6 महीने तक तेल और मसालेदार खाना खाने के लिए भी मना किया है, और किचन में जाने के लिए तो पूरी तरह से मना किया है। लेकिन पूरे परिवार को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके ससुर ने कहा, बेटा मैं भी तेरी सास की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। ममता बेटा, हम वैसे भी तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करने देंगे। अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, कम से कम 2 साल, और उसके बाद भी कभी कभी छोले भटूरे बना दिया करना बस। इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, अगर आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। ये तो फेंकने में सासू माँ से भी बड़ी निकली, परिवार का असर तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार ने ममता को ज्यादा काम नहीं करने दिया।